अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने ना एक एग्जांपल को सॉल्व किया है, और यानी इन द लास्ट लैब वी हैव फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड आउट किया, और इसके अलावा जो है एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। और फिर आप यूँ कह लें कि वोल्टेजेस एट द टैप पॉइंट्स, मतलब जिस पॉइंट पे आपका लोड लगा हुआ है, वोल्टेज एट द टैप्ड पॉइंट्स, जिस पॉइंट पर आपका वोल्टेज लगा हुआ है उस पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि, और एक दफ़ा से हमारी यानी डिफरेंट ब्लॉक सेट्स की जो है ना वो प्रैक्टिस होगी कि उनको हम इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना जो एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन है, इसको हम आज एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन जो है ना ये बहुत अहम टॉपिक है, और इसका जो कंसेप्ट है वो स्टेबिलिटी की तरफ भी जाता है कि अगर वोल्टेज जो है, लेट्स से कि इस तरह से आपका फीडिंग एंड है ए, और ये सी है, इसको आप बी कह लें, और यहाँ पर हमारे पास लोड लगे हुए हैं। तो अगर वोल्टेज यहाँ पे जो है यानी वी सी अगर मैं कहूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, या वी बी जो है, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अगर ये 400 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर ये सारा जो है वो 400 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसके लिए जो है वो ठीक नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि जहाँ भी टैपिंग्स हुई हुई ना, वहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, या ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। आपकी केबल्स जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर से मीटर तक लगी हुई हैं, वो हीट अप हो जाएँगी, या आफ्टर ऑल जो आपका लोड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो अफ़ेक्ट होगा। तो वोल्टेज जब सैग होता है, इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी हमारी लूज़ होने, स्टेबल जो एक पावर सिस्टम है, वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम वोल्टेज रेगुलेशन को ये पढ़ते हैं कि सेंडिंग एंड जो है, सेंडिंग एंड से जो आपका रिसीविंग एंड है, जैसे अब वीसी जो है ये आपका रिसीविंग एंड है, वीबी जो है ये आपका रिसीविंग एंड है, सही है। तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड का जो हमारा एक डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें हमारी फिर दो डेफिनेशंस हैं। एक जो डेफिनेशन है वोल्टेज रेगुलेशन की, दैट इज़ वी सोर्स, या आप कह लें कि नो लोड, नो लोड माइनस वी फुल लोड एट, यानी वोल्टेज एट द फुल लोड डिवाइडेड बाय वी। अच्छा, अब यहाँ पे फुल लोड भी लिखा जाता है, या हम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वी सोर्स, और यहाँ पर आप लिख लें कि वी एट द रिसीविंग पॉइंट, ठीक है, वी सोर्स और वी एट द रिसीविंग पॉइंट। तो इसको हम डिवाइड वी नो लोड वाली कंडीशन वी सोर्स से भी कर सकते हैं, और वी फुल लोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो डेफिनेशन जिसमें हम इसको लेट्स से कि वी सोर्स से करते हैं डिवाइड, या नो लोड वाली, और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। और ये वाली जो डेफिनेशन है, इसका जो रिजल्ट होता है वो
थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है। तो अगर आप इसको यानी ओवरऑल जो सब्ट्रैक्शन है उसको अगर आप वी सोर्स नो लोड से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट कम आएगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी जो डेफिनिशन है वो इसकी वी सोर्स या नो लोड कंडीशन दोनों तरह से लिखा जाता है, माइनस वी फुल लोड ये वाला इस्तेमाल कर लें या वी एट द रिसीविंग साइड। बाज़ का जब हम डिस्ट्रीब्यूटर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम वी सोर्स और वी रिसीव इस तरह से हम लिखते हैं, तो फिर नो लोड फुल लोड नहीं हम लिखते। डिवाइडेड बाय वी फुल लोड या वी एट द जो भी हमारे पास रिसीविंग साइड आया उसके एतबार से हम देखते हैं, दोनों दोनों यानी वी इससे भी और इससे भी। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट इसमें जो एक पॉइंट है वो ये है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जो आपके पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ द इक्वेशन नंबर वन, इट इज़ लेस देन द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगी वो कम निकलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा होता है। ये वी फुल लोड से नो लोड वाला वोल्टेज ज़्यादा होता है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें आपका जो रिजल्ट होगा वोल्टेज रेगुलेशन का ये ज़्यादा आएगा, क्योंकि वी फुल लोड कम होता है। जब आप कम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अब ये डेफिनेशन कहाँ यूज़ की जाती है और ये कहाँ यूज़ की जाती है, ये एक्चुअली जो है वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर वन है आपकी, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज इक्वल टू वी नो लोड माइनस वी फुल लोड बाय वी फुल लोड इनटू 100%। ये वाली जो डेफिनेशन है इसको आप यूज़ करते हो डिवाइसेस में लाइक ट्रांसफॉर्मर्स। जब आपने ट्रांसफॉर्मर की, जैसे आपने मशीन्स की लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया वोल्टेज रेगुलेशन का, या जब भी हमने ट्रांसफॉर्मर्स की वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी होती है ना, तो अच्छा सॉरी, ये वी नो लोड होगा। पहला जो हमारा था वो, पहली जो हमारी इक्वेशन थी वो नो लोड के साथ। ठीक है, तो वी नो लोड ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो हमारी जो इक्वेशन है ये हम ट्रांसफॉर्मर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि यानी कि जो आपके पास वाई, उसकी रीज़न ये है कि अ, जो ट्रांसफॉर्मर है, अगर मैं यहाँ पर इसको बनाऊं इस तरह से, तो जब भी हम इसका यानी इस तरह से आप यूँ कह लो कि जब भी हमने इसकी रेगुलेशन निकालनी है ना तो हम डिवाइस तक ही रहते हैं, हम डिवाइस से बाहर नहीं जाते। यहाँ पे आप कह लें कि एक स्विच के बाद लोड लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम डिवाइस तक ही रहेंगे, यानी हमने जब वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी है हम यहाँ तक ही रहते हैं, यहाँ तक। तो जब आप वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी सिर्फ डिवाइस की निकालते हैं, डिवाइस की, और उससे आप बाहर नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन का वो डेफिनेशन इस्तेमाल करना है जिसका रिजल्ट कम आता है, या नो लोड से डिवाइड करना है हमें। अच्छा, अब जो वी नो लोड होगा ट्रांसफार्मर का, उसका मतलब ये है कि आपने अभी ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं लगाया हुआ, तो उसमें कुछ लॉसेस होते रहते हैं जिनको हम कोर लॉसेस कहते हैं, और उसमें भी आपके पास जो है यानी कॉपर लॉसेस तो नहीं होंगे जो वाइंडिंग के लॉसेस हैं, सिर्फ आपके पास जो है वो कोर के लॉसेस होंगे, यानी जो हम मैग्नेटाइजेशन ब्रांच में हम शो करते हैं। ठीक है, और वी जब आप फुल लोड लगा लेंगे ट्रांसफार्मर पे, जब आप फुल लोड इस पे लगा लेंगे तो जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो भी आने लग जाते हैं। ठीक है, और जो है यानी आप डिवाइस तक ही रहते हैं, बात ये आफ्टर ऑल वही जो मैंने पहले की। तो इसीलिए हम ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। जो सेकंड वाली डेफिनेशन है वो है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड बाय वी फुल लोड। ठीक है, इनटू 100%। ये वाली जो डेफिनेशन है ये आप इस्तेमाल करते हो
जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन है या आपका अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी 400 वोल्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटर। अब ट्रांसमिशन लाइन में आपकी शॉर्ट, लॉन्ग या मीडियम लाइन सारी आ जाती हैं, ठीक है। यानी ट्रांसमिशन लाइंस की जो है वो कैटेगरी फिर हमारे पास शॉर्ट करके है, लॉन्ग है, मीडियम है, ठीक है, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम। और डिस्ट्रीब्यूटर तो फिर 400 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए जिनकी लेंथ होती है, यानी ये सारा जो भी मैंने यहाँ पर लिखा, ये इसका जो एक एंड है, मतलब इसके लिए आप नो लोड या फुल लोड नहीं लिखते, इसके लिए आप, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा था, इसके लिए आप लिखते हो सोर्स। और जहां पर आप रिसीव कर रहे हो या जहां पर आपने रिसीविंग पॉइंट रखा है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देते हो। सही है। तो इन चीजों की लेंथ है, जिन चीजों की लेंथ होती है उसका रिजल्ट पहले ही आपका जो है ना वो ज्यादा आने का चांस होता है, ठीक है। तो वो फिर हम यानी कि वो हमें एक्चुअल फिगर पता चले उसको हम वी फुल लोड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमने डिस्ट्रीब्यूटर के केस में उसको वी फुल लोड से डिवाइड कर, ठीक है। तो ये बात, अगर हम ट्रांसफार्मर को, लेट से मैं वी फुल लोड वाली डेफिनेशन लगा देता हूँ, जो ट्रांसफार्मर है उसको मैं सेकंड डेफिनेशन लगा देता हूँ, तो मुझे वो वाला वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिल पाएगा जो कि मुझे अब मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को यूज कर, ठीक है। क्योंकि वो एक डिवाइस है और इसीलिए मुझे उसकी एक्चुअल चीज उस वक्त पता चलेगी जब मैं उसको नो लोड वाले से डिवाइड करूँ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के केस में अगर मैं इसको सोर्स वोल्टेज से ही डिवाइड कर लेता हूँ तो वो वोल्टेज रेगुलेशन कम आएगी। हालांकि हालांकि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ज्यादा होगी और ज्यादा वाली पुअर होती है, यानी मुझे एक्चुअल कंडीशन नहीं पता चल सकेगी। मैं समझूंगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं इन सारी चीजों को इक्वेशन नंबर 1 लगाता हूँ लेट से, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रांसमिशन लाइन अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं होगा, हालांकि मेरी वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगी। और इसी तरह से ट्रांसफार्मर के केस में अगर मैं सेकंड डेफिनेशन लगा लेता हूं तो मैं समझूंगा कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो जब हम किसी भी छोटे से डिवाइस की बात करते हैं तो हमने ये वाली इक्वेशन लगानी, इसमें नो लोड से डिवाइड करते हैं। और जब हम किसी लेंथ वाली चीज का वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, ट्रांसमिशन लाइन होगी, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो उसमें या उस केस में फिर हम जो है वो भी फुल लोड से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मे बी आपने किसी भी बुक में इस तरीके से ना पढ़ा हो, ना मे बी किसी टेक्स्ट में लिखा हो। तो इसीलिए ये वाला जो मेरा लेक्चर है या ये रिकॉर्डिंग है, इसको क्लिप अलग से इसको डाउनलोड करके काट के बेशक अपने पास सेव कर लो या रख लो, क्योंकि ये आपने मे बी किसी बुक में ना पढ़ा हो, ये ना मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये अक्सर कंफ्यूजन का शिकार रहता है कि लोग बाज़ का नो लोड से डिवाइड करते हैं और कहते हैं मैंने तो फलानी बुक में पढ़ा था वो फुल लोड लिखा हुआ था, अब यहाँ पे नो लोड लिखा हुआ है। और ये हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहता है, लेकिन बताता कोई भी नहीं, ना किसी को, बहुत ज़्यादा लोगों को इसका इल्म है, ठीक है। तो अब हमारे केस में लेट्स से कि वी हैव सीन इट इन द मैट लैब, या सिमुलिंक जो हमने लास्ट किया था। तो हमारे केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है बिटवीन द पॉइंट ए जो कि सेंडिंग पॉइंट है, और जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है सी वाला, ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज रेगुलेशन है इट इज नियरली इक्वल टू 5%। तो वो ठीक है, यानी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वोल्टेज आपका ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अभी सेंडिंग एंड वोल्टेज चूंकि 431 है या 430 के नज़दीक हमने रखा हुआ है, जैसे बुक ने कहा जी आप इसको 433 रखें। और रिसीविंग साइड का जो वोल्टेज है वो आपके पास 4 11 12 या 13 आ रहा है, तो इसलिए हमारी वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी है, ठीक है। तो अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये अफेक्ट होती है, किस चीज से अफेक्ट होती है? इट अफेक्ट्स फ्रॉम द ब्रांच कंडीशंस एक्चुअली। लास्ट टाइम जो है वी वर सीइंग एक्चुअली फ्रॉम
द कंडीशन ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को कम कर दूंगा तो लाइक वाइज आपका जो रिसीविंग पॉइंट है उसका भी वोल्टेज कम हो जाएगा। वो इसीलिए जो रिजल्ट है वो रेशो है, क्योंकि वी एस माइनस वी आर ओवर वी आर, तो वो आपका जो रेशो है वो वही रहेगा। मेरी समझ आ रही बात की? अगर आप इसको इस तरह से चेक करते हैं, जैसे वी वर ट्राइंग टू सी द चेंज इन बाय मेकिंग अ चेंज इन द वोल्टेज सोर्स। जैसे अब यहाँ 430 है, मैं अगर इसको 400 कर दूंगा तो पॉइंट सी का जो वोल्टेज है वो भी उतना ही कम हो जाएगा और मेरी रेशो वही रहेगी। तो एक्चुअली द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है, इफ वी वांट टू सी द चेंज, वी विल सी द चेंज बाय चेंजिंग द ब्रांच कंडीशन फ्रॉम ए टू सी या सी टू बी। अगर मैं बी और सी के दरमियान वोल्टेज रेगुलेशन देख रहा हूँ तो मैं ब्रांच कंडीशन सी टू बी को चेंज करके मैं देखूंगा। ठीक है। एक ये बात, ये भी अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा वेरी करके दिखाता हूँ कि इसका ने इसको जो है वो आपने वेरी कैसे करना है। ठीक है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी ब्रांच कंडीशन पर ही डिपेंड करती है। जारी बात है कि जो ब्रांच कंडीशन है वो जो है वो क्या है। अब हम देखते हैं जो ब्रांच है आपकी उसमें दो चीजें हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस या एक्स यानी जो आपकी ब्रांच है उसका जो रिएक्टिव पार्ट है वो क्या है। तो हमने इसको इस तरीके से करना है कि आप एक टेबल यानी कि बना लेंगे। अच्छा, ये वाली जो सिमुलेशन है ना, इसको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपने ना टेबुलेट करना है। यानी जाहिर बात है कि सिमुलेशन तो एक वो आपका प्लेटफॉर्म है जिससे आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ आपने जैसे कि नोट करनी है या इस तरह से, वो आपने टेबुलेट करनी है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखें कि रेजिस्टेंस और यहाँ आप लिख लें इंडक्टेंस। ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लें जी वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ आप लिख लें एफिशिएंसी। इस तरह से यानी आप एक टेबल जो है वो आप बना सकते हैं। और इसमें अब हम जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये मैं कर रहा हूँ ब्रांच ए टू सी के लिए। ठीक है, जो मैंने अभी सिमुलिंक में किया हुआ। तो रेजिस्टेंस की जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 0.6 ओहम्स, और जो इंडक्टेंस है दैट वाज 0.955। ठीक है। अब मैं क्योंकि वो E-3 है तो बार बार E-3 लिखने की बजाय मैं ऊपर ही E-3 लिख लेता हूँ कि इंडक्टेंस मेरी E-3 में आ रही है। सिंपल ओहम्स है ये भी, ये आपके पास हेनरी में आ रहा है। ठीक है। तो E-3 में आ रहा है, तो इसके लिए जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो तकरीबन आपका 5% आ रहा है। ठीक है, इन परसेंटेज। और ये भी इन परसेंटेज है, ये तकरीबन आपके पास आ रही है 94%, 94.21 ये हमारे पास आए। तो इस तरह से आप जो है ना वो टेबल बनाओ। ये दो टेबल्स बनेंगे। एक दफ़ा जो है वो हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, यानी अब मैं जो दूसरी रीडिंग लूंगा वो मैं 0.6, जो ब्रांच है मेरी ए टू सी, उसकी मैं रेजिस्टेंस को 0.6 ही मेंटेन रख लेता हूँ। और जो आपके पास इंडक्टेंस है, इसको जो है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं। लेट से इसको मैं कर लेता हूँ 1.5। पहले ये 0.955 है, अब इसको हम कर लेते हैं 1.5। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या रिजल्ट आ रहा है। सही है। तो इसको जो है वो हम, जो आपके पास ब्रांच ए टू सी है, इसमें हम इसको रख लेते हैं 1.5। और रेजिस्टेंस को नहीं तब्दील करना, ताकि हमें पता चले कि इंडक्टेंस की तब्दीली से या एक्स की तब्दीली से क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। और अब एक्स बढ़ चुका है, देखो ना, इंडक्टेंस को मैंने बढ़ाया तो एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ठीक है। तो एल अगर यानी इंडक्टेंस आपका बढ़ रहा है तो एक्स भी बढ़ रहा है। तो ये 1.5 मिली हो गया। ठीक है। अब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जो है इट इज़ 5.71, और जो आपकी एफिशिएंसी है
वो बढ़ गई है 95.49। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये तकरीबन 5.71 हो गई है। ठीक, और 95 पॉइंट क्या था ये, 95.49, 95.49। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा टेबल, और हमें अब पता चलता जाएगा कि रेजिस्टेंस को अब भी हमने कांस्टेंट रखना है। एक और रीडिंग हम ले लेते हैं, वो हम 2 पे ले लेते हैं। ठीक है, 2 मिली हेनरी पे। तो हमें ये पता चल जाएगा। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन आपकी ना बढ़ रही है। 0.71 का मतलब क्या है, यानी इसका फार्मूला क्या था, वी सोर्स माइनस वी रिसीविंग साइड। ठीक है, डिवाइडेड होल बाय वी रिसीविंग साइड। तो अगर ये बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज है वो कम हो गया, तभी ये इंक्रीमेंट हुआ ना। तो अब हम इसको 2 पे चेक करते हैं। ठीक है, 2 मिली हेनरी। जब हम इसको 2 मिली हेनरी पे चेक करते हैं तो अच्छा, ये जो वोल्टेज है ये देख लो, ये वोल्टेज पहले यहाँ पे 411 या समथिंग इस तरह से आ रहा था, तो अब ये 409 हो गया। ठीक है, यानी पहले ज्यादा था, 412 और 13 तक आ रहा था, तो अब ये कम हो गया, तब भी आपकी रेगुलेशन भी 5.7 पे चली गई, अब और ज्यादा कम हो जाए। और अगर पॉइंट सी पे कम हुआ है ना, तो पॉइंट बी पे और कम हो रहा है, क्योंकि पॉइंट सी जो है वो एक तरह से बी के लिए एक फिटिंग पॉइंट बनता है। तो वो वहां पे और भी जारी बात है, फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हमने इसको 2 मिली हेनरी पे देखना है कि, तो अब आप देखो कि आपका जो वोल्टेज है वो 406 हो गया, या 407 408, इसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी हम नोट कर सकते हैं, और हम जो एक्चुअली अब चीज़ इससे रिलेटेड नोट कर रहे हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन है, विच इज बिकमिंग नाउ 6.35। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसको अब आप जो है वो यहाँ पे नोट कर लो कि इट इज 6.35, ये आ गई। और जो आपके पास है 96.69, दोबारा देखें, 96.69 ये आपकी एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो, तो अब आप देखो कि आपकी वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि रिसीविंग साइड का वोल्टेज आपका कम हो रहा है। एक और हम रीडिंग लेते हैं, जो हम लेंगे 0.6 और 2.5 पे। सही है, 2.5 पे, और उसके बाद एक और हम ले लेंगे जो कि हम 3 पे ले लें। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम हम प्रोसीजर क्या करेंगे, हम अब उसमें इंडक्टेंस को यही रखेंगे 0.9, इसको नहीं तब्दील करेंगे, और रेजिस्टेंस अपना वेरी करते जाएंगे, फिर हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि दोनों केसेस में वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा किस से अफेक्ट होती है, वो हमारा एक कंपैरेटिव रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब 2.5 है, तो अब हम इसको 2.5 पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका। तो ब्रांच कंडीशन जो है वो आपके पास 2.5 मिली हेनरी। तो ये आपके पास आ जाता है। अब देखो ये वोल्टेज एट द पॉइंट सी जो है ना, ये तो ठीक है, अभी भी तकरीबन, यानी एक लिहाज से 403.6 आ रहा है या इस तरह से। लेकिन जो आपके पास बी पॉइंट है ना, वो उससे भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि पहले इसके वोल्टेज ये नहीं थे पॉइंट सी के, तो इसीलिए आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है उस पॉइंट से इंक्रीज होती जा रही है। अब वोल्टेज रेगुलेशन आपकी 7 आ गई।
यानी आपने वोल्टेज रेगुलेशन 5 देखी हुई है, इसलिए हमारे लिए ये वाला 403 वोल्ट भी कम है। यानी अगर कोई एक बंदा कहे, वो कहेगा ठीक है जी 400 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो 400 वोल्ट आ तो रहे हैं, बेशक ठीक है वोल्टेज रेगुलेशन 7 आ रही है, और वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि ब्रांच की कंडीशन भी तो एक्स वाइज बदलती जा रही है ना। ठीक है, वो एक्स वाइज क्यों बदलती जा रही है, आप कह सकते हो कि अम, यानी कि जो कंडक्टर उन्होंने डाले हैं, ओवर हेडलाइंस जो डाली हुई है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, या उनका जो डाया है वो कम है, या इस तरीके से। तो हम क्वालिटी वाइज कह सकते हैं, डाया तो खैर चलें, हम रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले आएंगे एरिया वाइज। तो हम कह सकते हैं कि वो जो उसका मेक है, या मेक और मेड जो है उसकी, वो इंडक्टेंस वाइज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यानी अच्छा मटेरियल नहीं, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर में डिफरेंस है, बिल्कुल इसी तरह ओवर हेडलाइन, क्योंकि वो एलॉय होता है स्टील के साथ ताकि उसकी स्ट्रेंथ बने, तो वो उसकी जो कंडीशन है हम कह सकते हैं, यानी सिंपली, ये सिंपल आंसर है, वरना तो इसके कई सारे जवाब बन सकते हैं, मगर सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ब्रांच की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेशन है इट इज 7, ये हम वहाँ पे नोट करते हैं। तो ये आपके पास आ गई 7, 7.00, और बस ठीक है 7 ही ठीक है हमारे पास, और ये आपके पास आ जाता है 97.9। अच्छा, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, आप देखें कि नो डाउट द वोल्टेज रेगुलेशन इज इंक्रीजिंग, और स्टिल आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन बेसिक इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, मैं ये लास्ट रिजल्ट ले लूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस रिजल्ट को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लास्ट जो अपना रिजल्ट है वो देखते हैं 3 पे, फिर हम जो है ना वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। 3 मिली हेनरी। ठीक है, तो ये 7.7 आ जाती है, और एफिशिएंसी आपके पास 99.2 है। ठीक है, 7.7 एंड 99.2, तो इसको हम, ओह अच्छा 3 इधर लिखना था, 0.6 इधर लिखना था, 0.6। ठीक है, और ये 7.7 है, एंड इट इज 99.2। अच्छा स्टिल जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है ना, वो अब पूरा 400 हो गया। यानी पहले हम ये नोट कर लें कि जो आपके पास ये वी आर ये है कितना। ठीक है, तो वी आर आपके पास जो है वो क्या है, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। लेकिन स्टिल आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है, जो लास्ट आपको मिली है वो 7.7 मिली, यानी 400 वोल्ट पे, या बेशक इधर ना लिखें चलें, क्योंकि ये तो हमने ऊपर टेबल पे लिखा हुआ है। आप इसके साथ लिख सकते हैं कि 7.7 पे जो लास्ट हमें वोल्ट मिला है दैट इज 400 वोल्ट। हाँ यहाँ ठीक है, सही है। 7.7 जो जब हमारी वोल्टेज रेगुलेशन आई तो 400 वोल्ट वोल्ट मिला। तो क्यों वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा है, क्योंकि आपका जो सेंडिंग एंड है ना, वो आपका 433 पे है, या 430 है, उसके एतबार से ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आपकी ज्यादा ही आएगी। चाहे 400 वोल्ट है, ठीक है, यानी 400 वोल्ट इज रिक्वायर्ड, यानी अगर देखा जाए तो 400 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो पॉइंट सी पे वोल्टेज के लिहाज से तो हम ठीक है, लेकिन फिर वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा क्यों है, बिकॉज द सेंडिंग एंड इज एट 430, 30 और 33 इस तरह से। तो उस एतबार से आपका वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी देखना होता है आपने कि आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, मे बी उस वजह से आपका ये वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो बहरहाल एक तरह से हम ये देखेंगे कि अच्छा जी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है इफ हम इसको अब एक तो ये है बात, इसको हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो ये है कि विद द इंक्रीमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कीपिंग आर सेम और कांस्टेंट, द वोल्टेज रेगुलेशन वुड इंक्रीज। अगर मैं सेंडिंग एंड पे 400 वोल्ट रख दूं, या लेट से 410 रख दूं सेंडिंग एंड पे, तो जाहिर बात है रिसीविंग एंड फिर 400 से नीचे चला जाएगा ना।
ठीक है, तो ये वो बात है कि इंडक्टेंस के बढ़ने से या एक्स के बढ़ने से वोल्टेज रेगुलेशन कम ही होती है एक्चुअली, और बढ़ती ही है एक्चुअली, पुअर होती है। ठीक है, तो ये पुअर है आपकी, ज्यादा होती है या पुअर होती है, एक्चुअली ये दो अलग अलग चीजें हैं। ज्यादा होने से लगता है कि शायद ये अच्छी चीज है, लेकिन ये पुअर चीज। तो एफिशिएंसी जो है, ये तो हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का मामला। एफिशिएंसी जो है, ये क्यों इंक्रीज हुई है? ठीक है, तो एफिशिएंसी के का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं पी आर ओवर पी एस, यानी जो एक्टिव पावर आपकी रिसीविंग साइड पे, यानी जो पॉइंट सी पे जो पावर आपकी रिसीव हुई, डिवाइडेड बाय जो सेंडिंग एंड पावर। ठीक है, तो इसका जो है मामला, वो क्या है, यानी अब हमें ये एक्चुअली बात पता है चल रही, यानी एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है। एफिशिएंसी बढ़ना, इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसका यानी मतलब ये है कि इफ एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग, दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका जो सेंडिंग एंड पावर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। यानी समझ आ रही बात, यानी सेंडिंग एंड की जो पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये फैक्टर आपका ज्यादा है, काफी ज्यादा है इसमें, क्योंकि एफिशिएंसी 94% से 100% हो रही है, और इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 से 3 मिली हेनरी तक गई है। और जो आपका एफिशिएंसी है उसमें इंक्रीमेंट ज्यादा है, या जो सेंडिंग एंड पावर है उसका डिक्रीमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आप इन दो कॉलम्स को भी कंपेयर करें, तो वोल्टेज रेगुलेशन की चेंज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एफिशिएंसी में चेंज है। यानी ये सिर्फ 5% से 7.7% हुआ है, और एफिशिएंसी 94% से, एफिशिएंसी जो है वो 94% से तकरीबन 100% और 99% हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी जो इंक्रीमेंट है उसमें सेंडिंग एंड पावर आपकी कम हो रही है, यानी आप उतनी पावर सेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसकी क्या रीजन है, वाई? क्योंकि आपका जो एक्स है, किसका, ब्रांच का जो एक्स है, आपका जो ब्रांच आपकी ए टू सी ब्रांच है, वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ब्रांच का एक्स बढ़ रहा है और पी आपका कम हो रहा है। तो ये एक्चुअली इससे हमें पता चलता है कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये आपका फार्मूला जो है वो बन जाता है। और अगर आप पावर के कोर्सेज आगे भी सेलेक्ट करते हैं, तो एक पावर सिस्टम, वैसे ऑपरेशंस का ये टॉपिक है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का, जिसका मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि स्टेबिलिटी का एक इशू बन जाता है, वोल्टेज स्टेबिलिटी का। और मे भी इससे पहले भी मैंने कभी इसका जिक्र किया हो। तो इसको हम पावर सिस्टम एनालिसिस और पावर सिस्टम ऑपरेशन दोनों में पढ़ते हैं। जब भी कहीं ब्लैकआउट होता है ना, जैसे अभी यहाँ एक ब्लैकआउट हुआ था, तो वो स्टेबिलिटी के टॉपिक में आता है। तो तीन कंडीशन होती हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगल एंड वोल्टेज। देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी सैग हुई 50 हर्ट्ज से, एकदम सैग होके 30, और 30 तो जरूरी नहीं, 45 भी हो गया तो खत्म सिस्टम। या वोल्टेज देखा जाता है कि वो सैग हो गया, उसका भी एक लेवल होता है। या एंगल डेल्टा देखा जाता है, जो कि सैग हुआ। तो वो डेल्टा का मैंने आपको मे भी बताया भी था, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि डेल्टा रोटर एंगल क्या होता है। तो ये वाला जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये भी स्टेबिलिटी में ही आता है। और ये स्टेबिलिटी का जो टॉपिक डेल्टा वाला है वो आता है। यानी ये पूरा फार्मूला क्या बनता है, ये पूरा फार्मूला एक्चुअली ये बनता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, विच इज वी मैग्नीट्यूड, ई मैग्नीट्यूड ओवर एक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल डेल्टा। ये वो फार्मूला है जो कि आपको डेल्टा के लिहाज से स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, तो आप यूं कह लो कि डेल्टा अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यानी डेल्टा गवर्न्स पी। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी पावर सेंड नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये है कि एक्स बढ़ता जा रहा है सिस्टम का, और सिस्टम का जो एक्स है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी लूज हो रही है। कोई बात ऐसी है कि यानी आपके जनरेटर को एक्स ज्यादा मिलता जा रहा है, यानी क्या इसका मतलब है, पहले ये मैं टेबल आपको वाजे हो गया होगा सारा। और इसको अगर हम, लेट मी सी, सिलेक्ट, तो
ये मेरा टेबल अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है, copy, अच्छा, अच्छा चलिए वो वैल्यूज मैं वो लिख दूंगा दोबारा, मेरे पास अपने पास मेरे पास लिखी हुई है। मैं ये बता रहा था कि जो आपकी एफिशिएंसी है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो एफिशिएंसी में हमने ये देखा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सही, या P इज इक्वल टू ई वी ओवर एक्स साइन ऑफ डेल्टा। ये पूरा फार्मूला है, ये वाला। और इसका जो शॉर्ट वर्जन है वो ये है। ठीक है, तो मैं ये बता, ये वी ई और ई और वी क्या है, ये एक्चुअली ये है, ये आपका जनरेटर है जो कि आप यूँ कह लें कि ई जनरेट, इसके वोल्टेज को मैंने ई कह दिया। ठीक है, और ये नेटवर्क है या ब्रांच, आप कह लो इसको, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये ब्रांच है या नेटवर्क है, कोई भी नाम आप दे लो। और इसका मतलब क्या है कि इसमें आर है और एक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यानी इसके थ्रू आप एक इन्फिनिटी सिस्टम से जुड़े हुए, ठीक है, जिसका वोल्टेज हमने वी कहा है। इसके अंदर हम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये आपका जनरेटर है, दैट्स योर जनरेटर। और ये वाला जो बस है, या ये वाला जो मैंने इन्फिनिटी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये है कि ये बाकी का पूरा नेटवर्क, ठीक है, द होल नेटवर्क, जिससे आप इस ब्रांच के जरिए कनेक्ट हुए हुए हैं। अब यानी द पॉइंट आई एम मेकिंग नाउ इज सिंपल, इज दैट कि ई और वी, ई और वी, इन दोनों के दरमियान ये ब्रांच है। ठीक है, तो अगर ये आप यूं कह लें कि जो ब्रांच है इसका जो एक्स है वो आपका, यानी अब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसका जो एक्स है वो बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेंडिंग एंड कैपेबिलिटी है पावर की, जो कि पी एस है, जो कि आप सिस्टम में या ब्रांच में आप इंजेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी कम होती जा रही है। सही है, अभी मैं आपको ना मैट लैब से भी दिखाऊंगा, जो पहली वैल्यू है वो हम नोट कर लेंगे, और फिर जो 3 के साथ वैल्यू थी ना, वो मिली हेनरी के साथ, वो भी हम नोट कर लेंगे। तो वो आपकी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई जो नेटवर्क की जो कंडीशन है ना वो स्टेबल नहीं, ये कॉन्स्टेंटली, यानी अगर ये इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके जनरेटर के ऊपर फिर एक एक बोझ आ रहा है। ठीक है, यानी लेट से पहले आप सेंड कर रहे थे, यहाँ पर जो एग्जांपल आपके पास वो थी 10.6 किलोवाट, यानी ये जो हमारी एग्जांपल है उस केस में लेट से पहले हम 10.6 किलोवाट सेंड कर रहे थे, तो एकदम से अब आप 9 किलोवाट पर आ गए हैं। अगले लम्हे आप 8 किलोवाट पर आ जाते हैं, फिर आप 5 किलोवाट पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क की जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है। और आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर जो आप सेंड कर रहे हैं, आपका जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल पावर ब्रांच को दे रहा है, वो अब जो वो दे सकता था वो नहीं है। ठीक है, यानी जो पी मैकेनिकल है, यानी इसके पीछे रोटर लगा होगा ना आपके जनरेटर के, टरबाइन लगी होगी, टरबाइन, उसका जो पी मैकेनिकल है जो टरबाइन का,
ठीक है, वो कोशिश कर रहा है कि वो पावर इंजेक्ट कर ले नेटवर्क में, लेकिन कुछ नेटवर्क की कंडीशन की वजह से द पावर इज नॉट, योर जनरेटर इज नॉट मेकिंग दैट मच पावर। तो यहाँ पर फिर आपका जनरेटर भी ट्रिप हो जाएगा, और मे भी इसी तरीके से और भी जनरेटर्स पीछे ट्रिप हुए हों, जिसकी वजह से सारा एक्स आपके जनरेटर के ऊपर आ रहा है। तो ये एक अनस्टेबल कंडीशन बनती जाएगी। सही। तो ये एक्चुअली इस तरह की जो कंडीशन है ना, वो फिर ब्लैकआउट की तरफ जा सकती है। ये एंगल वाइज हम कहेंगे कि जो है ना वो स्टेबिलिटी आपकी लूज हो रही है। सही है। तो यानी कि उसमें नेटवर्क का कॉज नेटवर्क बन रहा है। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं मैटलैब से जहाँ मैंने किया हुआ है। तो हमारी जो पहली वैल्यू थी, मैं पहले उधर लेकर आता हूँ। हमारी जो इंडक्टेंस की जो पहली वैल्यू थी वो थी 0.955, ये वाली वैल्यू थी। तो अब आप देखो कि आपका जो सेंडिंग एंड एक्टिव पावर है वो क्या है। ठीक है, यू नीड टू नोट दिस वैल्यू। तो ये आपके पास वही है जो मैंने अभी लिखी थी, 10.6 किलो वाट। ये आपके पास सेंडिंग एंड एक्टिव पावर है, 10.6 किलो वाट। ठीक है। और अ, जो है, अब मैं, ये 10.6 किलो वाट है, अब मैं ब्रांच को कर देता हूँ 3 मिली हेनरी पे, जो हमारी लास्ट वैल्यू थी ना। अब मैं इसको 3 मिली हेनरी पे कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी सेंडिंग एंड पावर है वो क्या रह जाएगी। ठीक है। तो ये देखो कि ये सिर्फ और सिर्फ 9.5 किलो वाट रह गई। यानी 10.6 किलो वाट से 9.5 किलो वाट, ये एक अच्छा खासा ड्रॉप है पावर में। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो है रिसीविंग साइड की पावर बाय सेंडिंग साइड की पावर। तो एफिशिएंसी आपकी बेशक बढ़ रही है, लेकिन आपका सेंडिंग एंड जो पावर है ना, वो आपका कम हो रहा है। तो अगर हम उस पे कमेंट करें, जो मैंने अभी टेबल आपको बनाकर दिया था, तो ये एफिशिएंसी अगर इस तरीके से बढ़ रही है कि आपकी सेंडिंग एंड पावर कम होती जा रही है, तो वी विल नॉट कंसीडर इट अ गुड चेंज इन द एफिशिएंसी। हाँ, अगर ये इस तरह से बढ़े कि नेटवर्क की जो कंडीशन है वो ना यानी यूँ कह लें कि खराब नहीं हो रही, तो वो कैसे, वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके ये हम कर सकते हैं कि आपका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। वो हम पावर फैक्टर से भी कंट्रोल कर सकते हैं एफिशिएंसी को। यानी वो फैक्टर्स कंट्रोलिंग द एफिशिएंसी वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक फैक्टर देख रहे हैं, वो ब्रांच का फैक्टर। ठीक है, इसलिए मैं दूसरे फैक्टर्स पर नहीं जाऊंगा, वो हम नेक्स्ट लैब में देख लेंगे। ठीक है, मुझे समझ आ रही बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो 100% पे पहुंच रही है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपका यूं कहेंगे कि जी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है इट इज़ वेरी गुड, नहीं, बल्कि उसका जो एक्स है उसके बढ़ने से आपका जो सोर्स है उसकी कैपेबिलिटी कम हुई है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा हुई है। तो ये वाली चेंज जो है वो, चूंकि आज हम ब्रांच पढ़ रहे थे कि ब्रांच वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे अफेक्ट करती है या एफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट करती है, तो उस एतबार से तो ये बढ़ रही है, मगर ये इट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल चेंज। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लें। ये एक्चुअली पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये वाला फार्मूला जो है वो आपने आज देखा है, और वो एक्स जो है वो किसका है, ब्रांच का। कि अगर इसका एक्स बढ़ जाए या इसकी इंडक्टेंस बढ़ जाए, तो आपकी जो सेंडिंग एंड कैपेबिलिटी पावर की होती है वो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी आपको इंक्रीज नजर आएगी। तो ये एक हमारे पास फॉल्सिफाइड फिगर है। जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, जैसे हमारा ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इस केस में तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, अगर वहां पे ये केस देखा जाए तो एक एतबार से ये ठीक भी है, लेकिन वो मैंने बताया कि वो पावर सिस्टम ऑपरेशन और एनालिसिस में इसको तफसील के साथ पढ़ा जाता है। तो लिहाजा वो उधर मैं नहीं जा रहा। हमारे लिए अभी यही बात है कि इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल चीज। हाँ, किस तरह से एक्सेप्टेबल है, वो इस तरह से एक्सेप्टेबल होगी कि ब्रांच की कंडीशन को ना छेड़ा जाए, यानी ब्रांच जो है उसका एक्स वही रहे। आपने अगर एफिशिएंसी पहले हमारी 94% थी, अगर आप 94 से 99 करना चाहते हैं, तो आप अपना जो लोड साइड पॉइंट है
ठीक है, इसका जो रिसीविंग पावर है उसको आप और ज्यादा कर लें, क्योंकि सेंडिंग साइड पे तो 10 किलोवाट है ना। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। 0.955 ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी, इसलिए मैंने इसको याद रखा। तो ठीक है, ये देखो, ये वाली जो आपकी सेंडिंग एंड पावर है वो है 10.6 किलोवाट, और जो आपकी रिसीविंग साइड की जो पावर है ये है 9.9, और यू कैन से राउंड अबाउट 10 किलोवाट। तो वो जो 0.6 किलोवाट हैं उनको भी आप मजीद इधर गेट करें, और बाय इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर में भी, तो हम कहेंगे कि हमारी जो एफिशिएंसी की चेंज है वो अच्छी है। क्यों? कि इधर अगर पावर आप रिसीव ज्यादा या एग्जैक्ट कर लेंगे तो तब हम कहेंगे कि अच्छा जितनी सेंडिंग एंड पावर हुई ना उतनी रिसीव हुई, और विदाउट डिस्टर्बिंग द ब्रांच पैरामीटर्स। ठीक है, कि जो आपकी जो ब्रांच की जो पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, तो ये बात है कि अगर हम अपना जो लोड साइड है वहाँ पे हम पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ये हम मैंने बताया कि ये क्योंकि पावर फैक्टर से ताल्लुक है इसका, ये हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वो इसमें हमें जो है पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए लोड की कैटेगरी थोड़ी सी हमें पैरेलल वाली लगानी पड़ेगी, तो वो हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो वो तब तो ठीक है ये बात। ठीक है, और उस तरह से। और हाँ, ये मैं बता रहा था कि जो आपका पॉइंट सी है, यहाँ पर अगर अवेलेबल पावर आपकी ज्यादा हो, तो चूंकि इसने आगे भी फीड करना है पॉइंट बी को, तो वो हमारे लिए उस तरह से भी ठीक है। तुम्हें समझ आ रही बात? अब ये देखें, मिसाल के तौर मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट बी पे देखें कि एक्टिव पावर क्या लिखी हुई है, 7277, और रिक्वायर्ड क्या है, ये आप लोड को खोल के देखेंगे। ये लोड को खोला आपने, तो एक्टिव पावर जो रिक्वायर्ड है वो 7460 है, जबकि अवेलेबल कितनी है, 7277, बिल्कुल नपी तुली है। तो हम अगर इस अवेलेबल पावर को जो पॉइंट बी पे है ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो उसी वक्त ज्यादा होगी ना अगर पॉइंट सी की पावर जो एक्टिव पावर है वो ज्यादा होगी। ये इसीलिए द पॉइंट आई एम मेकिंग कि यहाँ पे हमारे पास कोई और फैक्टर्स होने चाहिए जिससे हम अवेलेबल पावर एट सी ज्यादा कर लें, ताकि अवेलेबल पावर पी जो एट पॉइंट बी है वो भी ज्यादा हो, और जो फार एंड कस्टमर है उसको भी फायदा हो। ये ना हो कि जो है वो एक्टिव पावर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मिल नहीं रही। उसका मतलब यही होगा कि फिर आपका वोल्टेज भी पूरा नहीं हो रहा तकरीबन। ठीक है, तो ये दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द efficiency, which affects by the branch parameters and which can be improved by improving the voltage at the अपना voltage, या आप कह लेंगे पावर फैक्टर एट द लोड साइड। अच्छा, ये जो एक्स का बढ़ना है ना, ये मैं आपको इसकी मेरे भी जहन में आया था, फिर चला ना जाए। ये मैं आपको इसका एक तरह से इसकी मैं आपको डायग्राम और भी बनाकर दिखाता हूँ। ये आपका जनरेटर है विच इज जनरेटिंग सम ई वोल्टेज, मैं इसकी मैग्नीट्यूड ही कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, और अब आपके पास ना दो ट्रांसमिशन लाइन है, दो, एक और ये दो, आप इसको कह लें ट्रांसमिशन लाइन नंबर वन, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन नंबर टू, यानी ये डबल डबल सर्किट है आपके पास। जैसे मैंने बताया था एक दफा कि एक टावर से दो दो सर्किट्स आपके जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से 200 मेगावाट यहाँ से जा रहा है, 200 मेगावाट आपका यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये अब आपके पास मेन बस है, और ये आपका इन्फिनिटी सर्किट वी लगा हुआ है। सही। अब आपका ई और वी के दरमियान जो एक्स है, वो ये TL1 और TL2 का एक्स विल बी इक्वल टू टी एक्स ऑफ TL1 इन पैरेलल विद एक्स ऑफ TL2 हो जाएगा। ठीक है, और जो फार्मूला आपके पास था जैसे मैंने आपको बताया वी ई, इसको आप कांस्टेंट रखेंगे, वी भी नहीं हिल रहा, ई भी नहीं हिल रहा, यानी इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डिवाइडेड बाय द एक्स ऑफ द नेटवर्क इनटू साइन ऑफ डेल्टा। और डेल्टा जो है इसको भी नहीं, इसको भी ना छेड़े आप, डेल्टा को भी कांस्टेंट रखें, यानी ये भी कांस्टेंट है, ये भी और ये भी, सिर्फ हम एक्स का रोल देख रहे हैं पी पे क्या हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक्स का रोल पी पे देखते हैं हम क्या हो रहा है। तो अब इस वक्त अगर आपकी दो ट्रांसमिशन लाइंस जो कि बिटवीन दिस जनरेटर एंड इंफिनिटी बस आपके पास है, तो उसका टोटल एक्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा,
x of TL1 in parallel with x of TL2. लेट्स से अगर इस पे कोई फॉल्ट आ जाता है, TL1 में कोई फॉल्ट आ गया आपका, ठीक है, तो ये ट्रिप हो गई, इट इज ट्रिप। जैसे अक्सर आपने सुना होगा जी, हाई टेंशन लाइन जो है ना वो ट्रिप हो गई है, और ये 132 केवी की लाइन थी या 220 केवी की बड़ी हाई टेंशन लाइन थी जो ट्रिप हो चुकी है। 200 मेगावाट, जारी बात है एक अच्छी खासी अमाउंट होती है जो आपका आउट हो गया सिस्टम से। अब आप बताएं कि आपका ये एक्स क्या रह जाएगा आफ्टर द फॉल्ट एंड द ट्रिपिंग ऑफ द TL1। नाउ द एक्स विल बी ओनली ऑफ TL2। सही। अब ये वाली जो अमाउंट होगी या एक्स की वो ज्यादा होगी, समझ आ रही बात की? यानी पैरेलल कम्बिनेशन कम होता है, पैरेलल कम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। तो लेट्स से कि अगर जो इसकी 1 ओम है थी, इसकी और इसकी भी 1 ओम थी, तो इनका जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5। जब ये पैरेलल में थे तो हमारे पास जो पैरेलल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5। मगर जब ये TL1 ट्रिप कर गया तो अब एक्स क्या रह जाएगा, दैट विल बी 1 ओम। तो इसका मतलब ये है कि अब एक्स बढ़ गया, जब एक्स बढ़ गया तो पी आपका कम हो जाएगा, और वो हो भी रहा है कि एक लाइन तो ट्रिप होगी, दूसरी लाइन अभी जा रही है, मगर 200 मेगावाट सिर्फ जाएंगे। तो समझ आ रही बात की? तो आपकी जो सिस्टम कैपेसिटी है वो ओवरऑल आपकी डिक्रीज कर गई है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कहेंगे कि अच्छा जी हमारी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का फिर जो कंसेप्ट है ना वो जैसे मैंने बताया कि है तो यही कि रिसीविंग बाय सेंडिंग, लेकिन उसको जिस एतबार से हम देखेंगे ना वो पावर फैक्टर होगा, ठीक है। अभी चूंकि मैं ब्रांच पैरामीटर्स डिस्कस कर रहा था, लिहाजा उसमें एफिशिएंसी भी आ रही थी, तो मैंने आपको बता दिया कि इट अफेक्ट्स बिकॉज एक्स इज इन वर्स प्रोपोर्शन विद पी, तो इसलिए एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। लेकिन उसको आपने अच्छा नहीं कंसीडर करना, पॉजिटिव नहीं कंसीडर करना, बिकॉज आपकी एक लाइन ट्रिप भी हो चुकी है और अब आपका एक्स बढ़ चुका है, सिस्टम का एक्स। तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन दी है कि यू मे नो कि सिस्टम का एक्स कैसे बढ़ जाता है, एक्स एक्स बढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है। कि आपकी एक लाइन ट्रिप हो गई, तभी मैं बता रहा था कि अगर लेट से यहाँ पर 3 लाइन होती, 2 लाइन ट्रिप कर जाती तो सिर्फ एक लाइन रह गई। अब 2 लाइन ट्रिप कर गई है तो सिस्टम रिस्की बन चुका है। जैसे जैसे लाइन ट्रिप करती जाती है सिस्टम रिस्की बनता जाता है, एक्स बढ़ता जा रहा है। तो शॉर्टली हम ये कहते हैं कि अगर सिस्टम का एक्स बढ़ता जा रहा है तो सिस्टम आपका रिस्की होता जा रहा है, मे बी वो ब्लैकआउट ना बन जाए, समझ आ रही है? तो ये कॉज होता है, और इससे आपका जो डेल्टा होता है, हम डेल्टा को फिर देख लेते हैं एक्चुअली कि डेल्टा जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सॉरी कम होता जा रहा है। तो उसमें फिर हमारा जो पी है वो कम होता जाएगा, और वो फिर अलग उसकी डिस्कशन। एक्चुअली ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी कि हाउ द एक्स इंक्रीजेस एक्चुअली, तो नहीं समझ आई बात? तो दिस इज, तो आप लोग जो सेकंड टेबल है वो आप इस तरीके से बनाओगे, वो जो मैं बात अभी कर रहा था वो आप इस तरीके से बनाओगे, सेम आपने कॉपी पेस्ट करना है इसको। और एक्स जो है आपका वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। अब आपने एक्स को अच्छा एक्स नहीं था एक्चुअली, यहाँ पर आपके पास इंडक्टेंस थी और E-3 में थी, तो ये आपके पास वैल्यू थी 0.955 जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, और इस ये था 0.6, ठीक है। तो इसके साथ जो वोल्टेज रेगुलेशन थी वो हमारी 5% आ रही थी, और ये आ रही थी 94.21। अब हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, आर को हम बढ़ाएंगे और इसको हमने कांस्टेंट रखना है 0.955, ठीक है। तो इसकी एक से दो वैल्यूज जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या है। तो इसका जो इफेक्ट है वो ये है, लेट्स से अब हम इसको, पहले हमने उसको 0.955 से 1.5 किया, तो इसको भी हम 1.2 कर सकते हैं। लेट्स से 1.2, 0.6 था ना, मैंने इसको 1.2 कर दिया। तो अब हम इसका जो इफेक्ट है वो देख लेते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ड्रास्टिक है। आप जरा इमेजिन करें, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन, इट इज 8.8, एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी, इट इज 87.11। हाँ, अब यहाँ पे जो आपकी एफिशिएंसी है ना उसकी सही एक्सप्लेनेशन बन जाती थी, मैं वैल्यूज पहले लिख 8.8।
तो ये आपके पास बन गया जी 8.8, और ये आपके पास रह गया 87%। जस्ट सी द चेंज, ये वो उधर नहीं था, आप रिकॉर्डिंग में उसको बैक करके देख सकते हो। ये इस तरह की जो इसको हमने रखा 1.2, ठीक है। तो इस तरह की जो तब्दीली है वो उधर नहीं थी जो इधर आपको मिल रही है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आपने रेजिस्टेंस को 1.2 किया, तो आपका जो ब्रांच है उसमें जो पी लॉस है, जो एक्टिव पावर लॉस है, वो बढ़ गया। जब आपका एक्टिव पावर लॉस ही बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो अब एफिशिएंसी है वो आपकी क्या होती है, पी आर ओवर पी एस। अब यहाँ पर पी एस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पी एस इज ओके, इसको नहीं हमने देखा। पी आर आपका कम हो गया, और बहुत ही कम हो रहा है, समझ आई? तो ये कंपैरिजन है दोनों का जो आपने इसको मेंशन कर, कि अगर हम इंडक्टेंस को कांस्टेंट रखें और रेजिस्टेंस बढ़ती जाए, तो आपका जो एक्टिव पावर लॉस है वो बढ़ जाता है। और याद रखें, हमारे पास एक्चुअली जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो एक्टिव पावर ही होती है, रिएक्टिव तो एक ज़रूरत है ना नेटवर्क। तो जब आपका ब्रांच एक्टिव पावर को ही लॉस करने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि वाकई में अब आपकी जो एफिशिएंसी है उसकी एक्सप्लेनेशन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट अवे बन जाती है, कि द यानी जो ब्रांच का आर जब इंक्रीज करते हैं ना, तो वो सेंडिंग की जो कैपेबिलिटी है उसको अफेक्ट नहीं करता, बल्कि वो किस चीज को अफेक्ट करता है, वो जो रिसीविंग साइड की जो पावर है उसको ड्रॉप कर देता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क में पी लॉस बढ़ गया, समझे? तो इस तरह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो ड्रास्टिकली कम हो गई। फौरन ही देख लें 1.2 अभी मैंने किया, अभी तो मैंने 1.4 और 2 तक मैं गया ही नहीं, तो पहली रीडिंग में ये 94 से 87% हो गया। तो ये और अगली रीडिंग में तो ये और पीछे चला जाए, और वोल्टेज रेगुलेशन आपका डायरेक्ट जंप करके 8.8 पे आ गया, जबकि जो लास्ट रीडिंग हमारी इंडक्टेंस के साथ थी वो भी 7 थी, और ये एकदम से जंप कर गया। क्यों जंप किया? क्योंकि जाहिर बात है कि आपका जो रिसीविंग साइड का जो वोल्टेज है वो आपका ड्रॉप, क्योंकि एक्टिव पावर आपकी लॉस हुई ना, तो आपका जो वोल्टेज है वो आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है। यानी जो वी एस माइनस वी आर ओवर वी आर है, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, यानी आप इसको यूं दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी ये कंपैरिजन है, 3 एरो, और जब हमारा इंडक्टेंस का केस था तो 1 एरो, कि जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हम 3 एरोज के साथ शो करते हैं कि आपका जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज है वो एकदम बहुत कम हो गया, एंड यू कैन सी कि ये क्या हो गया, जो पॉइंट सी का वोल्टेज है, तो ये 397 हो गया। अब देखो, हालांकि सेंडिंग साइड का वोल्टेज क्या है, 433, और रिसीविंग साइड पॉइंट सी का जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, 397। तो हालांकि इंडक्टेंस के केस में ये 400 पे ही स्टैंड किया हुआ, तो ये सिर्फ एक वैल्यू से, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उससे ये फॉरन 397 पे आ गया। और ये वाला जो बी है इसका तो हाल ही कोई नहीं है, तो 380 हो गया, क्योंकि जारी बात है आपका पॉइंट सी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको तो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाता ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी, कि वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस को तो हम इंतहाई कंट्रोल रखते हैं, कि रेजिस्टेंस की वजह से आपको लॉसेस ना मिले। और अगर कोई चीज है तो वो आपकी एक्स है, जिसको फिर हम कंट्रोल करते हैं। यानी बात यह है ना कि नेटवर्क में दो चीजें हैं, आर और एक्स। तो आर की वजह से परेशानी ना हो, हाँ, एक्स की कंट्रोलिंग के मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे पावर फैक्टर इंप्रूव कर लिया, या एक तो ये चीज है एक्स के कंट्रोल करने के मेथड्स में। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स डिवाइसेस, ये उस एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। फैक्ट्स डिवाइसेस ये अलग एक टॉपिक है, अगर आप लेट्स से कि इसको सर्च करें तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है एक्चुअली, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन एंड कस्टम पावर। ये फैक्ट्स डिवाइसेस हैं जो कि सिस्टम में हम लगा देते हैं, मे बी एट द एंड ऑफ द लैब, यानी जब सेमेस्टर की आखिरी कोई लैब हो तो उसमें में भी आपको मैं एक आधा ये फैक्ट्स डिवाइस लगा कर इसका भी दिखाऊं कि फैक्ट्स डिवाइसेस कैसे एक्स को कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक्स की कंट्रोलिंग के हमारे होता ये भी वार कंपनसेशन है, यानी कैपेसिटिव कंपनसेशन या इंडक्टिव कंपनसेशन। मगर इसका नाम फैक्ट्स इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस होते हैं। एक होता है कैपेसिटर बेस्ड इंप्रूवमेंट, वो तो आपको पता है, वो तो पावर फैक्टर की होती है, या सिंक्रोनस मोटर बेस्ड इंप्रूवमेंट। तो 2 से 3 तरह की हमारी वार कंपनसेशन होती है। तो हम नेटवर्क का जो एक्स होता है उसको अपनी फिक्र बनाते हैं, ना कि आर को, यानी ओवरऑल ये इसका रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन, ताकि मैं जो है वो
हाँ सर ठीक है, आगे सुनाओ। चलिए आप इस तरह करें कि वन बाय वन करके जो है ना आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकते हैं। लेट मी अलाउ यू। हाँ जी, कर लें आप अपनी स्क्रीन शेयर। जी जी, टाइम थोड़ा है इसलिए सोचे ना, जिसने स्क्रीन शेयर करनी है वो करे। चलें, अब्दुल्ला, आपका नाम ए से शुरू करते हैं, अब्दुल्ला बशारत। हाँ जी अब्दुल्ला, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। नहीं, मैं अब्दुल्ला से कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आप अलीज़ा, आप कर लें। सर आपने क्या बोला है? स्क्रीन शेयर कर लें अपनी। जैसे मैंने लिखा था ना शुरू में कि आई विल चेक मैट लैब, बल्कि मैंने ये लिखा हुआ है एलएमएस में, मैंने ये कहा था कि ये वाली जो एग्जांपल है ये आपने उसमें सिमुलेट करके लानी है, जो लास्ट मैंने आपको बताई थी, तो वो अपनी आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें। सर एग्जाम्पल तो नहीं की है। एग्जांपल नहीं की हुई, चलें स्क्रीन तो शेयर करें। मैंने ओके एलएमएस सर। पे क्लास, मैंने लास्ट लेक्चर जब अपलोड किया उसकी रिकॉर्डिंग, उसके नीचे मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि आई विल चेक द सिमुलेशन ऑफ द एग्जांपल दैट आई हैव डन इन द लैब। तो वो आप लोगों ने करनी थी ना। सर वो की है, उसमें ना एक से दो कंपोनेंट मिले नहीं थे। मैं चले, शेयर करूं? वो तो अलहदा बात है, वो मिला नहीं या जो भी प्रॉब्लम है वो सर तो आप मैं कीजिए। आपको दिखाऊं शेयर करके? अभी ये अलीज़ा की स्क्रीन शेयर हो रही है, उसके बाद आप दिखा दें। ओके सर। सर कर ली स्क्रीन शेयर। अच्छा, चलें, आपने एग्जांपल नहीं की हुई, ठीक है, आई हैव नोटेड दैट। ठीक है जी अलीज़ा, सर। आप अपनी स्क्रीन हटा लें। जी नेक्स्ट आप जो कह रहे थे अभी, कौन कह रहा था? सदाकत जी जी, आप। सर, जी सर। सर सर इसमें ये वाला मिस्टेक है मेरे ख्याल में, ये भी है और ये भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, जो नेटवर्क है ना, इसको ये आप का डिस्प्ले, तीन डिस्प्लेज हैं जिसको मेरा ख्याल है आपने कंबाइन किया हुआ है, ऐसे ही है? जी सर, वो मुझे इस तरह लगा था, वो मिला नहीं मुझे। ये देखिए ये हाँ हाँ ठीक चीज, है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एरर आ ठीक रहा है। है आपका? नहीं, एरर आपने चलाया है, एरर आ रहा है? नहीं सर, वो वैल्यूज आप सेट कर किस तरह करनी है वो मुझे समझ नहीं आ वो रहा। रिकॉर्डिंग है ना, वो तो सदाकत वो मैंने रिकॉर्डिंग देखी होगी। थी, वो मैंने हाँ, देखी थी। उसके ये जो आप जो है इस तरह से अ, ये हमने ये किया है, तो हाँ हाँ, यहाँ वैल्यूज सेट की है ना। जी जी जी, इसी तरह से करेंगे आप। ठीक हो गया। ये ना जो नेटवर्क है ना, इसको ज़रा थोड़ा खुला खुला लगाओ, ये ज़रा ओके करें, ये जैसे आपने ये डिस्प्लेज लगाए हैं ना, 1 2 3, जो जी ये जो इस तरह। हाँ, ये आरएमएस के ठीक है। बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आरएमएस के बाद जो आप डिस्प्ले लगा रहे हो ना, जी जी। इसको ज़रा थोड़ा सा ना, जैसे मिसाल के तौर पर एरर ऐसे आ सकता है, जैसे अब आप देखो ये आरएमएस के बाद आपकी दो नोड्स वो करीब करीब सी हैं, तो हाँ अब जी ठीक हो। तो इस तरह से ठीक। ज़रा खुला खुला लगाओ ताकि ना वो इस तरह का एरर ना जनरेट हो और आपको पता चले, और ना वो टैग लगा दें नीचे ना, जैसे मैंने लिखा कि
उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जी वाला सर, पॉइंट कौन सा है, जिस ये तरह वाला। ये टैग है, जिस तरह ये जी जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी पे अगर सर आप सर हाँ, सर ये वाला बता दें कि ये मुझे मिल नहीं रहा और एक ये नहीं मिल रहा, तो VA ये और AV। कॉमनली लाइब्रेरी में जाके ना, तो कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स में डीमक्स पड़ा हुआ है, ये वो है यहाँ पर जो जो कॉमन, जो शुरू में ही आता है, ऊपर आता है ना कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स, ये वहां पे पड़ा हुआ है। कहाँ पर है? अच्छा, ये तो पता नहीं क्या है। ये मैंने इंग्लिश रिकॉर्डिंग में ये भी चीज बताई हुई है, तो आप ये वहां से देख लेना, ठीक है? अभी सर, आप अपनी स्क्रीन हटा लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार ठीक मैं है कर सर। तो फिर ये रिकॉर्डिंग में ना मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, ये उसमें आपने देखना है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी, करें करें करें, जिसने करनी है वो करें। अब मात कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। हाँ जी, चल रहा है आपका? जी सर चल रहा है सर, लेकिन ये सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो ये आ रहे हैं सर 249 247 ये आ रहे ये तो फिर आपने लाइन टू लाइन हैं। अपना वो फेज वोल्टेज आपने सेलेक्ट किया होगा ना मेजरमेंट में जाके। जी सर। हाँ, तो फेज वोल्टेज में तो फिर इसी तरह ही होगा ना, यानी ये आपने फेज वोल्टेज सिलेक्शन की है, तो ये भी ठीक है। मतलब जो है आप फेज वोल्टेज, ये थ्री फेज मेजरमेंट को डबल क्लिक करें ना, तो इसमें वो ऑप्शन देता है कि आपने जो मेजरमेंट लेनी है, ये जो थ्री फेज मेजरमेंट ब्लॉक, नहीं नहीं, ये नहीं, वो जो थ्री फेज मेजरमेंट ब्लॉक है, हाँ, इसको डबल क्लिक करें। इसमें वो ऑप्शन देता है ना कि आपने मेजरमेंट कैसे लेनी है। देखना, अब आपने फेज टू ग्राउंड ली हुई है, तो आप वो अगर जैसे जो मेरी जैसी रीडिंग्स आ रही थी वो करना चाहते हैं, तो आप फेज टू फेज कर लें, वरना फेज टू ग्राउंड भी ठीक है। मतलब वही वैल्यूज आपकी वो फेज में आ जाएंगी एक्चुअली। आप देखो ना, वो जो सेंडिंग एंड पावर है वो भी मल्टीप्लाई 3 होके आ गई 10.6, पहले वो सिंगल फेज में आ रही थी। ठीक है, अब ये ऊपर 10.6 आ गई है आपकी। और बाकी भी वैल्यूज तकरीबन जो हैं, ये रेगुलेशन आपकी 81 82, ये दो वैल्यूज कैसे आ रहे सर हैं? इसमें दो वैल्यू मैं भी देख रहा था सर, इसमें दो वैल्यू शो हो रही हैं। और इसको एक्सटेंड करो, तीन भी हो जाएंगी मेरा ख्याल है, ये फिर तीन पर नहीं फेज सर, दो आपने ही है, दिया होगा। दो ही है। अच्छा, अच्छा, एक सेकंड, मैं ना जरा चेयरमैन साहब की कॉल आ रही, मैं जरा
जी हाँ, कौन कर रहा था? अम्माद। हाँ जी, ठीक है अम्माद, नेक्स्ट नेक्स्ट शो कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट शो कर लें, अपना शेयर कर लें स्क्रीन अपनी ना। ओके सर, मैं करता हूँ। अच्छा करो करो। सर ये बिल्कुल सही हो गया, जैसे सर आपका हुआ था ना सर। अच्छा चल गया, ठीक है ठीक यस है, सर। सही, चलो ठीक हो गया, नेक्स्ट कर लें। मोहम्मद वलीद है। अच्छा हाँ, चल रहा है वलीद आपका? हाँ ठीक है, सही है। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। जो मुझे दिखाते जा रहे हैं, जिनका एग्जांपल चल रही है, वो जो आज मैंने करवाया वो भी ट्राई करते रहें। तो और जब लैब का टाइम खत्म हो जाए या इस तरह से, तो यू मे गो, बाकी अपनी इस तरह से स्क्रीन कंटिन्यू टू शेयर। हाँ जी ठीक है वलीद, नेक्स्ट आ जाए। तलहा रईस। ये सर ये चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलो ठीक हो गया, नेक्स्ट आ जाए। ठीक है नेक्स्ट आ जाए। तलहा आप हटा लो, अपनी शेयरिंग हटा लो। Who is that? बिलाल है। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है बिलाल। जी सर, ये रन हो गया था। अच्छा, सेंडिंग एंड, बिलाल ये आपने लिखा हुआ है सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, वो 95.49 है। ये तो एफिशिएंसी नहीं आ रही होगी। यस सर, वो जो है ना, थोड़ी सी मसलन लग रहा था मुझे भी ना। और ये वोल्टेज रेगुलेशन है। अच्छा मेरा ख्याल है वो कॉपी पेस्ट किया है ना, तो वो इसी वजह से यहाँ सेंडिंग एंड एक्टिव पावर और 1 और 2 में आ गया। यस सर। तो ठीक है, ठीक, समझ आई है इसकी? यस सर। अच्छा, आपने जो 3 फेज वोल्टेज सोर्स है, उसमें इंडक्टेंस भी आपकी साथ में आ रही है, या कुछ इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस आपकी आ रही है, तो वो आपने चेकआउट नहीं की? इसको डबल क्लिक करो। सर किस पे, इंडक्टेंस पे? नहीं हाँ, ये 3 फेज सोर्स पे जो आपका है ना। यस सर। नहीं नहीं, 3 फेज, हाँ ये 3 फेज सोर्स। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। सर एक मिनट। जो आपका 3 फेज सोर्स है, शुरू में जो लगा हुआ है 3 फेज सोर्स, ये नहीं यार, हाँ ये वाला।
हाँ ये देखो ना, आपने इंटरनल इम्पीडेंस ली हुई है, ये नहीं लेनी यार, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट नहीं है चल रहा, हमारा ठीक है सर, सिर्फ लोड फ्लो चल रहा है, तो इसको अनचेक कर दें इंटरनल को जो है। ठीक हो गया सर। ठीक है, चलो ठीक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा ना, मैंने अभी से शुरू किया तो सर कुछ ही कंपोनेंट्स लगे हैं, तो सर मैं वही आपको दिखा सकता हूँ बस, सर अभी मेरा जी जी, कंप्लीट नहीं हुआ। वही दिखाओ। जी सर, अभी सर मैंने बस अभी यही सर प्लेस किए हैं। अच्छा, चलो सर अभी ठीक मैं है, ये बाकी कंप्लीट करो, कि जी सर। आपको अब तक तो करना चाहिए, बाकी नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आ जाए, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। जो मेहदी रिजवी, हमजा, हम्माद, हसन, बहुत सारे लोग रहते हैं अभी। ये सर मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर सर। अच्छा, सर ये किया हुआ। मेहदी रिजवी, ठीक है। ये सर। हम्म, ठीक है, सही है। सर ये आ रही थी वोल्टेज रेगुलेशन, वो हाँ एफिशिएंसी सही, 94 ये इसका टैग सही करें, ये वो आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो वही लिखा हुआ आ जाता है, ये ज़रूर इसको तब्दील करो। ये सर ठीक। ठीक है, और जो है वोल्टेज एट द, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं, जो भी आ जाएं, जो भी रेडी हैं जल्दी जल्दी आ जाएं। जिन्होंने दिखा दिया है वो जा सकते हैं, वो बेशक मीटिंग लीव कर सकते हैं। बाकी मे भी अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीक तो आपका मिड है, तो वो फिर अगर मिड हुआ या जो भी जैसे भी डेट शीट बनेगी तो या आएगी, तो फिर मे भी लैब ना हो, उसके बाद ही फिर नेक्स्ट वीक ही हो लैब। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर मैं ये गिलगित में हूँ सर, यहाँ पे नेट स्लो है, तो ये 12 GB सेटअप था सर इसका, तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा, डाउनलोड नहीं हो रहा। जी सर, असल में यहाँ पे नेट स्लो है सर गिलगित में। नहीं तो इस तरह से नहीं हो सकता कि आप कहीं नज़दीक जाके तो उसको डाउनलोड कर लें, जो आपका नज़दीक इलाका है जहाँ पे अच्छा स्पीड भी है और पैकेज भी अच्छा आता है, ये इस तरह से। सर इतना स्पीड नहीं चलता सर यहाँ पे, एक्चुअली 4G नहीं चलता सर यहाँ पे। नहीं, नज़दीक के किसी इलाके में भी नहीं है। नो सर। सर ये तो मैटलैब ऑनलाइन होता है सर, इस पे कर सकता हूँ सर मैं, ये जो हाँ हाँ, इनके अपने मैटलैब वेबसाइट पे। ऑनलाइन पे बिल्कुल कर सकते हैं, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, करें बल्कि। मगर उसको भी मैंने जो एक दफ़ा जब ट्राई किया था ना, वो भी कोई वो करता है, मांगता है कुछ जी सर, डाउनलोडिंग का। लाइसेंस की मांगते हैं सर, मैंने भी ट्राई किया हाँ था। कुछ ऐसा है सही, कोई मतलब वो नाम तो उन्होंने इसी तरह ही रखा है, लगता है कि चल जाएगा, मगर वो। अच्छा, ये मोहम्मद सुफियान आप कर रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट दिखाओ।
जी शेयर नहीं करनी स्क्रीन। सुफियान कर रहे थे तो वो हट गई फिर। जी, सर ये अरमान आप कर रहे हैं। जी अरमगान मलिक आपने नहीं करनी? यस सर मैं कर रहा हूँ सर। करो। सर ये मैंने किया सर, ये भी रन किया सर, ये वैल्यू सारी सर चेक कर ली। अच्छा अच्छा, ये भी सर ये लाइब्रेरी बिल्कुल शेयर हो रही है। सही हो गया। ये लाइब्रेरी शेयर हो रही है, वो सिमुलिंक वाला शेयर करें, ये वो अलग सर करना आपकी पड़ेगा। आवाज कट रही है सर। मैंने कहा आपकी लाइब्रेरी शेयर हो रही है, सर सिमुलेशन आपकी शेयर करें आवाज नहीं आ रही आपकी सर। लाइब्रेरी। अच्छा अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? चले नेक्स्ट कर लें, वो इनका कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम लग रहा है। सर आपकी आवाज सर कट रही है, इंटरनेट का इशू है शायद। मैंने कहा कि आप सिमुलेशन शेयर कर रहे थे, आपने लाइब्रेरी शेयर कर दी थी, सिमुलेशन शेयर कर लें। चलें दूसरा कोई दूसरा लोग शेयर कर लें जो अभी इनका कनेक्शन होगा, दूसरा शेयर कर लें कोई दूसरा। जी नहीं करनी शेयर? 11:30 हो गए हैं, जल्दी जल्दी कर लो, आपकी अगली लैब भी है। सर मैंने ना मैटलैब से डाउनलोड हो गया था, मगर सर मैं ज़रा वो LMS चेक करना सर मुझे नहीं है दिमाग मेरी, तो सर मेरा नहीं हुआ हुआ। मैं आपको मगर नेक्स्ट क्लास में सर पूरा चेक करवा दूंगा। चलें वो तो अब बहरहाल आई हैव नोटेड, जो लोग दिखा रहे हैं जो लोग नहीं दिखा रहे, जो भी है वो अब जिसने नेक्स्ट टाइम वो उनका उनका वो कंसीडर होगा। फिलहाल आज उन्होंने नहीं दिखाया, आई हैव रिटन क्लियरली नोट डन नोट शोन, ये जो भी चीज़ है, बिकॉज टिल डेट यू मस्ट बी रेडी इन एनी केस। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल नाउ डेज, यूट्यूब पे पूरी पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ टू डाउनलोड लिंक्स पड़े हुए हैं। सो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो इट। नेक्स्ट दिखा दें, वजह ना बताएं, जिसने दिखाना है वो दिखा दें, सो आई कैन एंड दिस सेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 अलीजा। सर आज हम आपको ये करके लैब करके आपको मेल कर सकते हैं जिसने नहीं शो करवाई। लैब करके मेल ना करें उसको ना, नेक्स्ट टाइम फिर दिखा दें मुझे। ओके सर। नेक्स्ट टाइम आप कर लें, फिर उसको आप मुझे नेक्स्ट टाइम दिखा दें मेल। वो इस तरह से मैं मतलब एक्चुअली लैब नहीं देखना चाह रहा हूँ उसे, क्योंकि मैंने अगर टाइम निकाला तो। हाँ जी सर वो सुफियान। फाइल में आपको सेंड कर देंगे ना तो। आ गई। चले मैं नेक्स्ट टाइम देख लूँगा, अभी तो फिर इस तरह से जो भी लैब होगी ना आप कर लें अब आप। चलिए सर। ठीक है जी सुफियान, ये क्या वीडियो है, ये क्या है ये? जी सुफियान आवाज आ रही है? सर वो मैंने पिक ये पिक शेयर कर रहे हो? सर ये सर रन किया है मैंने अभी सर।
ये वैल्यू सर चेक कर लें सर, ये एग्जैक्टली हो गया उस तरह ही। अच्छा जी सर। सर मकान में मैंने पहले भी शो किया, शायद वो इंटरनेट का इशू था तो वो आवाज कटने लग गई थी बीच में। हाँ हाँ, आपकी ना लाइब्रेरी शो हो रही थी, जो आप लाइब्रेरी था ना वो शो कर रहे थे मुझे। यार ये सब ने एक फाइल तो नहीं शेयर की आपस में? सर ये नेट का कोई इशू है सर, ये बीच में आवाज कटने लग जाती है। मुझे आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है, और मेरा जो इस वक्त इंटरनेट है ना वो 100 मेगाबाइट, वो जो आप में से किसी का भी नहीं होगा, मेरा इतना तेज़ इंटरनेट है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ और इथरनेट पे बैठा हूँ, और आपकी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। स्टूडेंट्स अपना करके शेयर करें प्लीज़, डू नॉट कॉपी। आज तो मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि हु हैज़ डन एंड हु हैज़ इंस्टॉल्ड और नॉट। कॉपी पकड़ना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोग देखें एक सिंपल चीज़ आप लोग तब्दील नहीं कर रहे, विच इज़ द कॉपी एंड पेस्टिंग ऑफ द डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आप 2 से 3 लोग मुझे हर चीज़ की इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है आपके सामने, आई कैन प्ले बैक एंड सी कि विच हैज़ डन इटसेल्फ। ये कैसे हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स आर कॉपी एंड पेस्टिंग एंड नॉट चेंजिंग द नेम, sending an active power as 1, sending an active power 2? Are you sharing the file or not? अपना किया है तो मुझे, और जो रिकॉर्डिंग में चीज़ें मैं बताता हूँ वो नहीं आप लोग कर रहे, इंटरनल इम्पिडेंस इज टेकन। तो अपना जो है जो काम किया है ना उसको दिखाएं और सही तरीके से दिखाएं। जी नेक्स्ट आ जाएं। सर जिन स्टूडेंट्स ने कर दिया शो वो लीव कर सकते हैं? जी जी मैंने पहले ही कह दिया हुआ है, चलिए दे मे ठीक है सर। लीव। हाँ जी तो सर अटेंडेंस फिर आप जो है उसी से लगा लेंगे हमारी ये जूम जी से? हाँ जी जूम से अटेंडेंस हो जाती है एज ऑलवेज। चलें ठीक है सर, फिर हम लोग लीव कर देते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आवाज आ रही है? जी जी बोलें बोलें बोलें। सर वो मैं आगे वो मैं ही कर रहा था, सुफियान वो पिक शेयर कर रहा था, वो थोड़ा सा इंटरनेट हो रहा था बार बार इस तरह। तो पिक क्यों शेयर कर रहे हैं, मैट लैब शेयर करें ना। सर वो मैट लैब मेरे लैपटॉप में है, उसके अंदर थोड़ा सा मसला है, तो अभी मैंने इधर करने की कोशिश की है, वही वही फाइल, क्योंकि फाइल भी मैं शो करवा सकता हूँ। तो अब जो मोबाइल में मैंने अभी एप्लीकेशन किया ना उसके अंदर खुल नहीं रही वो वाली। पिक नहीं खुल रही? मतलब वो जो मैंने उधर वो बनाई थी ना फाइल, उसकी उधर जो काम किया था अपने लैपटॉप पे, वो थोड़ा सा उसके अंदर मसला आ रहा है, वो उधर से नहीं आ अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है रही। लैपटॉप में? वो सेव किया था ना मैंने, तो वो उधर से शायद विंडो को कोई उसके अंदर मसला है। तो वही मैंने वो सेव किया हुआ था मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो मैंने फाइल मोबाइल में ली, तो मैंने कहा मोबाइल मैट लैब मैंने की, तो इधर वो चल नहीं रही है सर। अच्छा चलो ठीक है नेक्स्ट आ जाएं। सर ये वाला है वो। ठीक है ये पिक है, ये आपने पहले ही दिखा दी थी, ठीक है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला मैट लैब मौजूद है, इसके अंदर वो ऑन नहीं हो रहा, वो एरर दे देते हैं। ये मोबाइल में ऑनलाइन मैट लैब की बात कर रहे हैं? ये मोबाइल के अंदर मैंने ये इसको इंस्टॉल किया था। अच्छा अच्छा, नहीं ये ऑनलाइन वाला है या ओवरऑल मैट लैब मोबाइल में कर लिया? ओवरऑल ही कर लिया मैंने मोबाइल में। अच्छा तो फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड यार कि किसी ने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। नहीं तो ये तो अच्छी खासी स्पेस लेता है। अच्छा वो होगी फिर आपके मोबाइल में स्पेस होगी, प्लस ये है ना कि इसका वो प्रोसेसर भी ज़रा अच्छा चाहिए होता है। सर बस वो थोड़ा सा अब मसला आ रहा है, मुझे अब समझ नहीं आ रही, वो इधर खुल नहीं रही वो वाली फाइल मेरे पास। अब अच्छा वो अच्छा उधर ही। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आई हैव सीन दैट। ये देखे ना मैंने ये फाइल बनाई हुई है अपनी, ये इधर टेस्ट के नाम से ना। हाँ हाँ
अच्छा टेस्ट डॉट नहीं ये तो अच्छा ठीक है टेस्ट डॉट एम ठीक है, मैंने लेकिन ये मैंने तो अपनी फाइल एम, बनाई लेकिन वो ओपन करता नहीं है उधर कुछ भी। मेरी बात सुनो सुफियान, ये तो डॉट एम फाइल नहीं है। तो डॉट एम फाइल वो तो सिमुलिंक वाली फाइल तो डॉट एम नहीं होती, वो तो उसकी तो एक्सटेंशन और होती है। यस सर, उसकी तो और है, लेकिन ये मैंने इसके थ्रू से उधर किया था ना, लेकिन इसका ये वाला इधर से चलता है इस तरह, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। अच्छा कि वो सेव कहाँ पे हुआ है? जी जी अमीना आपने हैंड रेज किया हुआ। ये सर मैं शेयर कर दूं? जी जी करें जी अच्छा तो ठीक सर है वो सुफियान, फिर आप हटा लें, अपनी शेयरिंग हटा लें। चले, ओके हो गया। जी अमीना शेयर कर लें आप। अच्छा चल रहा है। चल रहा है अमीना। यस सर चल रहा है, मुझे लगा मेरा माइक अनम्यूट है। अच्छा चल रहा है लेकिन ना अभी पता नहीं, अभी वैल्यूज आई थी, मैं एक मिनट चेक कर लूं। ओके सर मैं चेक करती हूँ। वो शेयरिंग हट गई है आपकी ना। ओके सर मैं भी करती हूँ। यार अभी तो चल रहा था, पता नहीं एकदम से कुछ हो गया। वैल्यूज आ गई थी ठीक वाला, वो कह रहे हैं कि चलें शेयर कर लें, स्क्रीन तो शेयर करें, दिखा दें क्या है। अब ये बात नहीं है कि बिल्कुल ठीक चल रहा हो, इफ़ यू कैन शो मी कि हुआ क्या है, तो बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि जो भी आप लोग जब डिस्कस करते हैं ना, तो उससे मुझे पता चलता है कि कहाँ पे स्टक यस हो। सर। तो वो मुझे आप शेयर स्क्रीन कर लें, ये ना देखें कि आंसर आ रहे हैं नहीं, इसमें परेशान ना हो। अच्छा यस सर एरर ठीक क्या है। आ रहा है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। व्यू वन एरर पे क्लिक करें ना, तो वो पता चल जाएगा नीचे सबसे ना, वो जहाँ पे ये ब्लू में वो शो कर रहा है व्यू वन एरर ना, वहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो वो आपको डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा। हाँ जी यहाँ पे बाजू का छोटी सी एरर होती है तो वो फौरी रिमूव हो जाती होती है। ओके सर। वो अब आपको अलग से शेयर करना होगा, वो जो डायलॉग बॉक्स कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली मेरे यहाँ यस सर। विजिबल नहीं है, वो अब आप अलग से शेयर कर लें। यस सर मैं करती हूँ। हाँ अब चल गया आपका, ठीक है। यस सर पाथ नहीं सही मिला था उसको, मैंने हालांकि इतनी अच्छा दफा अच्छा पाथ चेंज किया था फिर अच्छा भी। अच्छा ये वो मेरा ख्याल है उसमें शायद बिन में सेव होते हैं ना इसकी फाइल, शायद जहाँ यस सर वो मैटलैब। मैटलैब में होता है, मैटलैब डॉक्यूमेंट में होता है जी जी यूजर जी में हाँ उसमें। जी उधर ही जाके सेव सर वो होता है। मैंने वो पहले वाला लैब जो आपने फोर करवाई थी वो भी रन किया था, वो भी हो गया था। अच्छा जो अभी आज करवाया है। नहीं नहीं आज नहीं, वो आपने पिछली दफा करवाया था, ये लैब फोर करवाई थी। तो ये ये तो वही लैब तो है। फाइव है ना, ये आपने लैब फाइव में करवाया था ना। हाँ जी ये वही तो है ना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हम्म ठीक है आगे नेक्स्ट आ जाए, ठीक है अमीना, थैंक यू।
अच्छा हाँ, अमीना चली गई हैं? चलो ठीक है। अमीना हाँ इधर ही हैं आप। आपने वो जो एफिशिएंसी या जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो डिस्प्ले है उसका नाम नहीं आपने तब्दील किया हुआ? अच्छा आई थिंक शी हैज गॉन। चलें नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट शेयर कर लें। किसी ने अगर किया है वो शेयर कर ले, वरना अगर नहीं किया तो आप लीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं तलहरीज बात कर रहा हूँ, आपने मेरा नोट कर लिया था सर? जी जी तलहा आपका मैंने नोट कर लिया। चलो ठीक है सर, थैंक यू। सर excuse me? हाँ जी हाँ जी। सर मैंने किया लेकिन सर वो अपडेट करने वाला था तो हैंग हो गया थोड़ा। मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, वो हाँ अपडेट हाँ नहीं कर शेयर रहा है कर सर लें, कुछ। हैंग हो गया या कुछ हो गया वो ना देखें, आप शेयर कर लें ज़रूर। सर वो कैमरा ऑन करता हूँ सर मोबाइल से, वो आपको लैपटॉप शो कर देता हूँ। नहीं तो लैपटॉप से नहीं हो रहा? सर वो लैपटॉप पे असल में सर वो बारिश की वजह से इंटरनेट नहीं सही चल रहा था, वो फिर मैंने मोबाइल पे ऑन किया। सर मैं आपको लैपटॉप पे वो मैटलैब जो किया हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको अच्छा शो चलें करा वो तो देता हूँ। दिखाएं ना। सर ये देख लें। सर आई थिंक आपको सही दिख नहीं रहा होगा शायद। अच्छा सर समय लग रही है? उल्टा इमेज आ रहा है। सर आप देखें। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा तो इंटरनेट नहीं चल रहा है ये बता रहे हैं? यस सर वो इंटरनेट जो है ना वो बारिश की वजह से सर जरा डिस्टर्ब हुआ हुआ अच्छा है बाकी पीटीसीएल का वो। ये एग्जांपल चल रही है। सर वो हैंग हो गया, ऑपरेट ही नहीं कर रहा वो, मैं वही देख रहा था अभी ना ये एग्जांपल आपने अपडेट खुद कर। किया है या जिसने किया था उससे ईमेल तो नहीं ली हुई अम्माद? नहीं सर, सर खुद ही किया लेकिन इसमें भी सर कंपोनेंट्स रहते हैं ना सर दो तीन। अच्छा सर वो सेंडिंग एंड एंडिंग वाला जो है ना सर वो एक दो रहते हैं सर, वो करके भी कंप्लीट होगा, चलेगा। अच्छा जी सर। चलो ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आ जाएं। सर मैं लीव कर दूं? जी 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 हाँ जी। जी अजान और हमजा आप लोगों ने शो करना है तो जल्दी से कर लें ताकि फिर मीटिंग में एंड कर दूं। जी अजान आवाज आ रही है? अजान खालिद हमजा अली आपको आ रही है आवाज? जी हमजा अली और अजान खालिद आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे।
जी अजान खालिद, आप रेस्पॉन्स करेंगे? आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। आपने ना मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना आप जो है वो शो कर रहे हैं अपनी मैटलैब जो है। जी हमज़ा, आप हमज़ा अली। चलें ठीक है, फिर आप लोग अब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे और कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे। पता नहीं आप लोग सोए हुए हैं, ये वट एवर द प्रॉब्लम इज। तो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ।